मेरा नाम शेखर है और मैं रायबरेली ज़िला है जहाँ से राहुल गांधी सांसद हैं, मैं उस ज़िले का आता हूँ, वहाँ से आता हूँ। तो मेरे ज़िले को भी पहचान लीजिए, मैं विपक्ष के। तो मुझे लगा गुजरात के लोग हंसते नहीं है, तो हम लोग तो बहुत हंसते हैं, थोड़ा हंस लिया था। तो एक बार इस बात को लेकर के एक ताली हो जाए, इतने किसान बैठे हैं, अपने लिए एक ताली हो जाए तो ये माहौल बनता है। तो आज ऐसे बातचीत की जाएगी, कोई भारी आप ये मत समझिएगा कि हितेश भाई ने कापी कलम दवा तो सब दे दिया है, तो आप ये मत समझिएगा सब कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं है। सब जानते हैं, बस थोड़ा याद दिला देना है कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने सोचने में क्या दिक्कत थी। तो जैसा जीतू भाई ने बताया और सुबह मनोज भाई सोलंकी जी ने जिस तरह से बात बताई, हम लोगों के लिए बात रखने का पूरा बढ़िया वो रख दिया उन्होंने। सब कुछ बातें उनके थी, वहाँ पूरी कर देंगे तो आपका ध्यान आकर्षण हो जाएगा। तो मेरा परिचय भी अपने आप में ठीक लगेगा आपको, मुझे देना भी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? कि मैं पहले टोपी पहनाता था। अरे आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। टोपी पहनाने का मतलब था कि मेरी सिविल सर्विसेज की IAS PCS की लखनऊ में कोचिंग थी। लखनऊ आप जानते हैं, योगी बाबा वाला लखनऊ, योगी जी वाला। तो वहाँ पर मेरी 2-3 कोचिंग थी। तो टोपी पहनाने का मतलब ये होता था, कोई बच्चे एडमिशन लेने आते थे तो उनको समझाते थे कि तुम IAS PCS बन सकते हो, तो पहनाना ही होता था। और बेचारे हम जानते थे, पहली नज़र में देख के जान जाते थे ये कुछ नहीं बन सकता है। फिर भी अब भाई क्या कर रहा है रोजी, अगर हम भेज देते नहीं बन सकता तो क्यों फीस जमा करेगा। तो मैं उसको टोपी मतलब उसको समझाता बुझाता था, काउंसलिंग करता था, तो वो एडमिशन लेता था, फिर हम उसको पढ़ाते थे। जो बनना था बनता था, जो नहीं बनना था नहीं बनता था। ये सब बातें चल रही थी, खूब अच्छा काम चल रहा था। कई कोचिंग हो गई थी, कई व्यवस्था हो गई थी। पता नहीं कहाँ से एक दिन ऐसी घटना घटी कि हमारी पत्नियों को लोग समझा ले जाते। तो एक ऐसे व्यक्ति आए, उन्होंने हमारी पत्नी को समझा दिया कि बहुत अच्छी सी ज़मीन है, इसको खरीद लो दीदी। दीदी खरीद ली। दीदी को लगा कि हाँ ज़मीन तो खरीद। दीदी के पास भूमिहीन थी, दीदी उनके पिताजी के पास भूमि नहीं थी किसी कारणवश। और आपको मज़ेदार बता दें, वो दीदी ऐसी हैं, ये जो प्रेम सिंह जी हैं इन्हीं की भांजी हैं, तो सोच लीजिए कैसी होंगी। तो अब क्या हुआ कि भूमि आ गई, तो अब दीदी को क्या है, दीदी को तो अपना काम करना था, वो किसी नौकरी चाकरी में है तो अपना नौकरी चाकरी करती थी। अब हुआ कि भूमि आ गई, तो जिन्होंने भूमि दिलाई थी उन्होंने कहा अभी इस भूमि का बाउंड्री कर लो, नहीं गांव वाले छका लेंगे। ऐसा होता है ना कि आप, तो अभी जीतू बता रहे थे भयभीत होना, भय में ही रहना। तो हम लोग तो शहर के लोग ज़्यादा, मेट्रो वाले ज़्यादा भयभीत रहते हैं। तो हमने जल्दी से उसकी बाउंड्री करा ली। अब दीदी ने बाउंड्री भी करा ली, अब बाउंड्री हो गई। तो अब लोगों ने कहा कि अब ये बाउंड्री कर ली हो तो फिर ये बेकार पड़ी हुई है, ख़राब हो रही है ज़मीन, इसमें कुछ कर लो, तो स्कूल डाल लो, कॉलेज डाल लो, ऐसा कुछ। फिर एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम निकाला था जिसमें कामधेनु योजना नाम से गाय पालने की, भैंस पालने की एक योजना आई। तो वो उस योजना में 100 गाय या 100 भैंस, 50 गाय या 50 भैंस और 25 गाय या 25 भैंस पाल सकते थे। शर्त इतनी थी कि उत्तर प्रदेश से उन जानवरों को नहीं खरीदना है, अन्य प्रदेश से उन जानवरों को खरीदना, ऐसा। तो मेरा ऐसा था, मेरा काम समझाना बुझाना होता था। तो कई बार मैं पशुपालन मंत्री से उत्तर प्रदेश के किसी कारणवश मिलने गया, तो उन्होंने हमें टोपी पहना दी। भाई यही करना होता था। तो उन्होंने हमको कहा कि भैया आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको लग गया था कि तो आप गौशाला ले लीजिए, एक योजना आई है, इस योजना में करना कुछ नहीं, बस आपको हाँ करनी है। तो पशुपालन मंत्री का आप समझते होंगे, तो रायबरेली ज़िले के अधिकारियों को कहा, सारे अधिकारी मेरे पास पहुंच गए और तुरंत मेरी आने पाने गौशाला। अब देखिएगा मेरे पास 3 व्यवस्था थी, या तो 25 गायों की ले लेते तो कम फंसते, 50 गायों के ले लेते तो उससे थोड़ा ज़्यादा फंसते। तो मैंने कहा फंसना ही है तो 100 गायों की क्यों ना ले ली जाए। तो मन में क्या आता है, मन में आता है लाभ का लोभ। लोभ किसका था? लाभ का। तो मैंने सोचा, अच्छा एक बात और मज़ेदार बता दे, पढ़े लिखे लोग गुणा भाग ज़्यादा करते हैं। मैं पढ़ा लिखा था, जो पढ़ा वही लिख दिया, जो लिखा वही। मैं पढ़ा लिखा था, इसका मुझे बड़ा घमंड था। तो मैंने सोचा कि 25 में इतना रुपया मिल रहा, लाखों मिल रहा है, 50 में कुछ ज़्यादा मिल रहा,
100 में तो करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो करोड़ बटोरा जाए। आप लोगों से ज़्यादा अच्छा इसको हम नहीं समझ सकते हैं, यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो करोड़ बटोरने का मौका मिल गया, तो मैंने सोचा कोचिंग चली रही है, इधर से भी आने लगेगा। तो मैंने कहा अगर ये अधिकारियों ने ये बनाया है गाइडलाइन, तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए साल भर में बचते हैं महात्मा जी, तो मुझे लगा 25 लाख तो बचेंगे। तो कोचिंग चल ही रही है, 25 लाख एडिशनल मिल जाएंगे, क्या बुरा है, कोई बुराई थी। 100 गायों की गौशाला हमने हाँ कह दी। और तब मुझे अपनी पत्नी पर बड़ा गर्व हुआ कि उसने सही ज़मीन खरीदी थी। भाई 100 गायों के लिए तो हमारे लिए उर्वरा भूमि थी, सोने पे सुहागा था। बैंक इतना तेज़ी से 1-2 बार झटका भी लगा, बैंक वाले ने, एक बैंक ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे। हमने पूछा भी क्यों नहीं दोगे, तो उसने कहा तुम कोचिंग वोचिंग चलाते हो, तुम कहाँ गौशाला चला पाओगे। अरे हमने कहा हम पढ़े लिखे हैं, कहाँ आप फंसे चक्कर में, हम पढ़े लिखा आदमी IAS PCS बना देता है, गौशाला नहीं चला पाएगा, कहाँ मैनेजर साहब। खैर वो मैनेजर नहीं माना, दूसरे मैनेजर को हमने समझा ले गए, वो भी पढ़ा लिखा था। तो 2 पढ़े लिखे इकट्ठा हो गए, उन्होंने कहा ले लो भाई तुम तो चला सकते हो, बिल्कुल सही है, 100 गायों की गौशाला। तो बैंक ने कर्जा दे दिया 1 करोड़ रुपए, उस समय उसमें 90 लाख रुपए मिले थे, कुछ घर से लगाना था। तो जब बैंक 90 लाख देता है तो 20-30 लाख रुपए अपना लगाना खलता नहीं है, बड़ा पैसा तो ठीक है। अब वो पैसे जब आए तो मैंने जल्दी ये जो सेट है इससे बड़ा, ऐसे इतना बड़ा ही सेट होगा, लगभग इतनी बड़ा खूब ऊंचा सा मेरा सेट बन गया, सब बन गया। कहाँ, अच्छा देखने कहाँ जाना है, तो गौशाला देखने पंजाब जाना है, क्योंकि पंजाब के लोग बहुत, तो जितना 100 गायों की हम कर रहे थे, तो जिस मेंटोर के पास हम गए थे, जिस सरदार जी के पास, वो तो 200 की कर रहा था। मैंने कहा ये लो, ये हमसे बड़ा पढ़ा लिखा यहाँ बैठा है। अब सारी बातें हो गई, गौशाला बन गई, बनने में कोई झंझट नहीं रहती। वो तो पैसा आ रहा था, जा रहा, जल्दी बैंक से ले करके हर बार जाते थे, मैनेजर से पैसा ले आते थे और बनना लग गया। 6 महीने का समय होता है जब आपको EMI नहीं देनी होती, 6 महीने का एक पीरियड मिलता है, हॉलीडे पीरियड कहते हैं। अब वो 6 महीने बाद जब EMI देने का मौका आया, तब मुझे याद आया ये तो कर्जा था, 80,000 रुपये EMI देनी पड़ी। अब खलने लग गए कि यार ये कहाँ फंस गए। अभी तक अपना पैसा ही नहीं लग रहा था, अभी तक लग रहा था बैंक ने दिया है। बाद में जब EMI चुकाना पड़ा तो बैंक ने बताया ये तुम्हें चुकाना है, घबराना मत, ये देना आदत डाल लो। पहली आदत पड़ गई, चलो किसी तरह से पैसे की आदत पड़ गई। अब दूसरी आदत क्या थी कि जैसे ही 7 गाय, मेरे सरदार जी जो थे बड़े होशियार थे, वो जान गए थे कि ये संभाल नहीं पाएंगे अभी, तो केवल 7 गाय भेजी उन्होंने, जान गए पढ़ा लिखा है। तो जब 7 गाय आई हैं, आप विश्वास मानिएगा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। और ये उसी प्रकार का मुझे अनुभव आया कि 100 मेहमान की व्यवस्था, शादी, लड़की की शादी में बारात कह दी जाए केवल 100 आनी है, हमारे यहाँ बहुत आती है उत्तर प्रदेश में, और 500 बाराती आ जाए तो इंतजाम कितने का था, और बाराती कितने आ गए, 7 ही गाय, ऐसा लगा जैसे 500 बाराती आ गए हैं। अब हमको ना, हमें तो गोबर भी सूंघने का नहीं तरीका मालूम था कि गोबर की महक क्या होती। 7 गायों को संभालने में सारे पसीने आ गए। उस दिन पता चला कि पढ़ा लिखा होना और किसान होने में कितना बड़ा वो। तो ये बात इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये घटना हुए बहुत दिन नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, तो ये घटना घटे बहुत दिन नहीं हुआ। अब गाय आ गई, अब गायों का प्लानिंग। तो गाय कुल कितनी थी, कितना, 7 गाय थी। अच्छा, कितने आदमी रखा होगा मैंने, 7 गायों के लिए कितने आदमी रखा होगा, 14 आदमी थे। अरे इस भय में थे कहीं एक भाग जाए तो एक पर एक। अब वो 14 आदमी थे, गाय 7 थी। तो और उसमें भी मज़ा तो तब हो गया, धीरे धीरे गाय बढ़ी, क्योंकि सरकार परेशान करने लगी कि आपकी 100 गाय जल्दी जल्दी पूरा करिए, नहीं तो स्कीम फेल हो जाएगी। अधिकारी रोने लग गए, आप तो मेरी नौकरी ले लोगे। हमने कहा तुम मेरा जीवन बर्बाद कर चुके हो, हम तो तुम्हारी नौकरी की बात। अब कोचिंग देखें कि गाय देखें, भूसा के इंतजाम करें कि चारा का इंतजाम करें। मुझे ये भी नहीं पता था कि गाय चारा खाती है। तो सब व्यवस्था कर लिया था, हरा चारा तो मुझे लगता था भूसा खाती होंगी, तो जो चीज़ बाजार से आती थी वो तो इंतजाम कर रहे थे।
जो अच्छा खेत से भी कुछ आता है, ये दिमाग में ही नहीं था। भाई सोचने का मौका मिले तब ना, तो लाभ के लोभ में बुद्धि भी तो चली जाती है। तो क्या होता है कि अब सारा इंतजाम होने लगा, धीरे धीरे गायों की संख्या बढ़ी। अब मुझे बाद में पता चला, मैं आप लोगों को उत्साह से भरना चाहता हूँ, कितने बड़ा काम आप करते हैं। मुझे पता चला कि जब गाय आ गई तो पता चला गोबर उठाना हमारा काम नहीं है। तो हमने कहा किसका काम है? कहीं हमारी जाति गोबर नहीं उठाती। तब मुझे पता चला कि काम काज वाली जातियों में भी डिस्क्रिमिनेशन है, विभेद है। गोबर उठाने वाली कोई दूसरी जात होती है। तो 2 दिन तक मेरी गौशाला में गोबर पड़ा रहा और किसी ने उठाया नहीं। 14 लोगों के होते हुए 2 दिन गोबर नहीं उठा। अब मैं मैनेजर रखा था, मैं पढ़ा लिखा था। मैनेजर साहब ने खाली फ़ोन पर ये सूचना दी कि गोबर 2 दिन से। अब आप सोच लीजिए क्या प्रबंधन करना पड़ा होगा। अब मुझे समझ में आया कि IAS PCS बना लेना या मतलब पहना देना वो ज़्यादा आसान है वनस्पति के गोबर उठवाना। खैर, इसलिए आपको कह रहे हैं कि हम जैसा व्यक्ति जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो खेती और पशुपालन कर सकता है। मेरी गौशाला नहीं बंद हुई, मैंने इसे काम ही मान लिया। मैंने कहा अगर इस व्यवस्था में आए हैं तो इसको पूरा समझ लेंगे और ठीक से करेंगे। तब तक और समझने के लिए गुजरात तक चले आए हैं, और आप तो करते हुए लोग हैं, तब भी आप इतना ऐसे लगता है कि जैसे कुछ निराश से बैठे हैं। आप भाव से भर जाइए कि मेरे जैसा व्यक्ति अगर खेती और पशुपालन कर सकता है तो आप जैसे लोग जो पीढ़ियों से ये कार्य करते आए हैं वो बहुत बेहतर और बहुत अच्छा करते हैं। तो अब खोज होती है। उस खोज के एक पड़ाव में आप हैं, उस पड़ाव में मैं भी गया। किसी ने बताया कि शेखर भैया खाली पशुपालन के लिए पशुपालन नहीं खेती भी आनी चाहिए। तो मैं भी सीखा और मैं अब मेरा ध्यान गया। तो पहला नियम होता है कि खेत के अनुपात में पशुपालन, और मैंने क्या कर दिया था, पशुपालन के लिए खेती, मतलब कुछ उल्टा चल रहे थे। तो मुझे बहुत सारे जिन लोगों के अभियान से आप जुड़े हैं, और मैं बता दूं सुभाष पालेकर जी मेरे घर में रुके हैं। जब ये अभियान लखनऊ में हुआ था, सुभाष पालेकर जी मेरे, तो उस थोड़ा समझना हुआ, वहाँ से पूरा नहीं पड़ा। तो मुझे मेरी यात्रा शुरू हुई। मैं खोजना शुरू किया कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस बात को समझा दे कि भाई क्या गड़बड़ कर रहे हैं। तो देखिए मज़ेदार बातें, जो अवधारणा की बात जीतू ने बताई थी कैसे गड़बड़ होती है अगर सही बात पता नहीं चलती है। तो क्या होता था, हमको लगता था कि मेरा घाटा बढ़ता जा रहा था, खूब घाटा बढ़ रहा था। तो मुझे क्या लगता था कि दूध कुछ कम उत्पादित हो रहा है, अगर ज़्यादा दूध का उत्पादन होने लगे तो मेरा घाटा पूरा कम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा था, मेरे पास 100 गाय थी। अब 100 गायों में लोगों ने कहा कि भैया आपकी कुछ गाय कम दूध देती हैं, जबकि जानते हैं सबसे अधिक दूध देने वाली गाय में लिया था। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय होती है हॉलिस्टियन फ्रीजियन गाय जो होती है, HF कहते हैं, उस ब्रीड की गाय मेरे पास थी, यानी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली। तो वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय थी। तभी लोगों ने बताया कि आपके दूध, आप अगर और ज़्यादा दूध वाली गाय ले आए तो एक कांटा निकालने के लिए हमने और ज़्यादा 20 लीटर 25 लीटर वाली गाय ढूंढना शुरू किया। जब 20-25 लीटर वाली गाय लेकर आया तो और बीमार होने लगी, और जो घाटा था वो और धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि मेरा जीवन असंतुलन में है। जो लाभ का लोभ था वो कहाँ समझ में आया कि ये असंतुलन। तो कोई संतुलित विचार के साथ वो व्यक्ति हमें उभार सकता है जो व्यक्ति स्वयं करके प्रमाणित होकर के जी रहा है ऐसा। तो धीरे धीरे हमें समझ में आया। एक बार प्रेम सिंह जी का नाम अखबारों में आना शुरू हो गया था, तो लखनऊ में हम पढ़ने लगे थे प्रेम सिंह जी का नाम। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा, मेरी सास ने, मदर इन लॉ ने कहा ये मेरे भाई हैं। तो मैंने ड्राइंग रूम में मेरे मुंह से निकल गया, जो लोग पेपर में छप जाए वो भाई हो जाते हैं, मतलब जो पॉपुलर लोकप्रिय हो जाता लोग। तो मम्मी को ये बात चुभी होगी कि ये गलत कह रहा। तो किसी से उन्होंने फ़ोन करवाया। तो जब फ़ोन पर बात हुई तो इनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो इन्होंने कहा नहीं वो दीदी है हमारी।
तो बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा सही बात है, मेरी मदर इन लॉ ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जानती है जिसके पास समाधान है। तो बड़ा अच्छा लगा। उन लोगों का छूट गया था बांधा, प्रेम सिंह जी, और हमारा इतना पकड़ गया है कि जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ वहाँ हम चल देते हैं। तो इनके पास पहुँचा तो बड़ा अच्छा ये लगा कि उस जगह पर अभी तक बहुत सारे लोगों से हम मिले थे, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला था जो 10-12 परिवार को किसानी से खिला पिला रहा हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला था। विचार बड़े अच्छे थे, बातें बड़ी अच्छी थी, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति हमें नहीं मिल रहा था जो प्रमाणित रूप में वहाँ पर जी रहा हो। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पर कि यार बढ़िया है, सही जगह आ गए। फिर इनसे मैंने पूछना शुरू किया, तो जैसे जैसे परत खुलती गई, ये तो पूरा उल्टा काम चल रहा था। ये मैंने धारा ही उल्टी बहाई हुई थी। हम सोचते थे 100 से 150 गाय कर ले तब हम घाटा पूरा करेंगे। इन्होंने कहा आप असंतुलन में जी रहे हैं, गायों की संख्या को कम करें। अरे हमने कहा पहले पूरी बात सुनाइए। तो पूरी बात, जब आवर्तनशील खेती की शिविर व जीतू भी उस समय शिविर लेने लगे थे, भाई साहब थे और पुष्पेंद्र भाई थोड़ा सा अब बीमार हो गए, तो वो सारे लोगों ने जब पूरी बात बताई तो ऐसा लगा कि समाधान ठीक है, ये बात सही है, इसको और ठीक से परख लेते हैं। एक एक बात समझ में आती थी। मैं भागता हुआ सहजौरा जाता था अपने गांव और उसको अप्लाई करता था। उस अप्लाई करने में परिणाम आने लगा। जैसे एक उदाहरण के लिए बताएं आपको, इन्होंने कहा आप क्या करते हो, मैंने कहा दूध बेचते हैं। इन्होंने कहा दूध मत बेचो, दूध बेचना ठीक नहीं है। मैंने देखा मेरे गांव में इस बात को कहा जाता था कि दूध नहीं बेचना चाहिए और बाग नहीं बेचनी चाहिए। दूध और बाग हमारे यहाँ नहीं बेचा जाता था। और मैंने भी कहा, हमने कहा फिर करें क्या, कैसे दूध का क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा घी बनाइए। और आपको बताता हूँ, घी बनाना शुरू किया। पहले तो मेरे ही गांव में मेरा बड़ा वो हुआ, सब लोग कहे मट्ठा कैसे बिकेगा, घी बनाओगे। तो हमारे यहाँ आप लोग कच्चे दूध में मट्ठा बनाते हैं, हम लोग पका के दूध में बनाते हैं, दही जमा करके पूरा बनाते हैं और रात भर पकता है, सुबह हम जामन लगाते हैं। और आप विश्वास मानिए आज ये आलम है कि 25 गांव के लोग उस मट्ठे को लेने हमारे यहाँ आते हैं। आसपास कहीं वो मट्ठा बनता ही नहीं है और बहुत सारा काम उस मट्ठे से चलने लगा। हमारा उस मट्ठे से ही काम चलने लगा। खेत जो रोज़ की सब्जी का पैसा, ये सब जो बिटिया बनाती है वही पूरा किचन और रसोई संभालती है। जो भी सामान की ज़रूरत होती है रसोई से उस मट्ठे से चलने लगा। तो क्या होता है, विचार जब पूरा होता है, विचार की अवधारणा जब सही से पता चल जाती है तो हमारा काम बहुत सहज होने लगता है। तो अगर हम वापस अपने सब्जेक्ट पर आते हैं जहाँ पर हमको बताया गया है, तो पहला खेती का जो पहली चीज़ है वो है विचार की स्वायत्तता। विचार की स्वायत्तता मतलब किसान का अपना विचार हो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आप क्या बोओगे ये कौन तय करता है, क्या बोना है। सबसे पहले काम यही तो हम लोग सोचते कि अभी हमारे यहाँ खरीफ का समय आ रहा है, तो खरीफ के समय में हमें क्या बोना चाहिए ये कौन तय करता है, हम खुद तय करते हैं। लेकिन अभी तक बहुत सारे जगहों पर ऐसा हावी हो जाता है, हम सोचते हैं कि इसका भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसका भाव मिलेगा, तो हम बाजार के लिए तुरंत काम करने, जबकि हमें किसके लिए काम करना है, अपना दिमाग लगाना है। तो हमें अपने परिवार के लिए खेती करनी है, ये ध्यान में रखना चाहिए। सुबह भाई साहब बता भी रहे थे। तो बोना जोतना ये किसका दिमाग लगना चाहिए, किसान का दिमाग लगना चाहिए कि बाजार का दिमाग लगना चाहिए। तो इसमें भी स्वायत्तता नहीं है। हम सोचते हैं कि ये बोले तो बाजार में इसका मूल्य अच्छा मिलेगा, तो क्या होता है, क्या दिक्कत होती है, उल्टा हो जाता है। हम बोल लेते हैं, अब सभी लोग बोने लगे। जैसे मटर का मान लीजिए चने का मूल्य ज़्यादा मिल गया, आपके यहाँ तो खूब मूंगफली भी होती है। अब पता चला चना पूरे गांव में खूब चना बो गया, पूरे क्षेत्र में खूब चना बो गया, तो उत्पादन अधिक हो गया, तो मूल्य क्या होगा, विपरीत अनुपात है। ये एकदम उल्टा संबंध है इसका। तो फिर हमारे लिए दिमाग में क्या आता है कि हमें क्या बोना चाहिए, इसका मूल्यांकन किया जाए। इसका भी एक सत्र है, इसको हम लोग कहते हैं आवश्यकताओं का आकलन। ये शायद कल होगा ये सत्र। तो इस सत्र को हम देखेंगे कि हमें क्या बोना है, कितना बोना है, किस अनुपात में बोना है और किस खेत में बोना है। ये सारा चीज़ यानी बोआई,
जुताई, मड़ाई, इसमें पूरी तरह से हमारी वैचारिक स्वतंत्रता। और इसके लिए बस एक ही फार्मूला है, हमें जहाँ तक समझ में आया है, तो हम आपके सामने वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो हमने क्या सोचा है कि क्या बोना है, तो मैं तो गौशाला वाला व्यक्ति था, गाय वाला व्यक्ति था, तो मैं हमेशा वो चीज़ ज़्यादा बोने की कोशिश करता हूँ जिस चीज़ों को परिवार भी खा ले और हमारे जानवरों के प्रोसेसिंग के बाद काम आ जाए। तो जानवर के लिए क्या ज़रूरत होती है, तो हमने देखा अनाज की ज़रूरत होती है, तिलहन की ज़रूरत होती है और दलहन की ज़रूरत है। नहीं, चारा तो है ही है, चारा तो अलग बात है। अनाजों की बात की जाए तो अनाज, तिलहन, दलहन। तो दलहन से क्या, दलहन की जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो चूनी चोकर मिल जाता है, चूनी मिल जाती है। जब अनाज की प्रोसेसिंग हो जाती है तो चोकर मिल जाता है, और जब तिलहन की प्रोसेसिंग हो जाती है तो क्या मिल जाती है, खली मिल जाती है। तो हम हमेशा ध्यान में ये रख कर चलते हैं कि वो सारी चीज़ें हमारे खेत में उत्पादित हों जो मेरे, और जो तीनों अवस्थाएं अभी पोषण के सिद्धांत में ध्यान में आपके आ जाएगा। हमारा शरीर भी इस धरती का ही भाग है। जो चीज़ हमें चाहिए उस कुछ अन्य नाम से धरती को चाहिए, उसी अनुपात में कुछ अन्य तरीके से वही पशुओं को चाहिए। यानी तीनों जो अवस्थाएं हैं, उन तीनों अवस्थाओं यानी धरती को, मिट्टी को, वनस्पतियों को और पशुओं को, तीनों को उसी तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होती हैं। तो अगर हम इस चीज़ का ध्यान करके यानी विचार की अपनी स्वायत्तता बना के चलेंगे तो हमारी खेती में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और हम भय से मुक्त हो जाएंगे। अब हमें बाजार का क्या करना, हमें किस लिए करना है, परिवार के लिए करना, हमें किस लिए करना है, अपने पशुओं के लिए करना। तो जो चीज़ें उत्पादित होनी है वो इस आधार पर हमारी, तो विचार की स्वायत्तता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमें समझदारी पूर्वक करना। ठीक है ना। दूसरी चीज़ है, अब किसान को सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है खेती में, किसकी, बीज की ज़रूरत होती है। तो पहली चीज़ हुई विचार अपना। दूसरा चीज़, अब आइए किसानी पर बात करें, तो बीज अपना, अपना बीज, बीज अपना, बीजों की, तो बीज अपना तब तक नहीं हो पाएगा जब तक, जैसे बीज अपने का सिद्धांत पर आएंगे तो तुरंत कौन सा बीज काम करने लगेगा, देसी बीज काम करने लगेगा। अब बाजार का बीज काम नहीं करेगा क्योंकि हाइब्रिड बीज दोबारा उत्पादन नहीं देता है, तो देसी बीज पर हमारा दिमाग जाएगा। तो पहले किसान का दिमाग गया कहाँ, इस विचार पर गया है कि बीज भी अपना होना चाहिए, बाजार से नहीं। ये सिद्धांत हमें इसलिए हम कह पा रहे हैं आपसे कि मुझे लगता है किसान उत्पादक होता है, उत्पादन करने वाला कौन होता है, किसान। तो जो सब कुछ उत्पादन कर ले वही वास्तव में किसान है, बाकी कोई किसान। तो जो बाहर से लेकर आए वो किसान नहीं माना जाना चाहिए। तो बीज का व्यवस्था करिए, बीज का संरक्षण करिए। कैसे हो सकता है, तो देसी बीजों के लिए 2-3 चयन की पद्धतियां हैं, इस पर और बात हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, तो हम 3 काम करते हैं। नंबर 1, जो हमारी खेती में अच्छे पौध में जिसमें खूब सुंदर बीज लगे हैं, खूब बढ़िया, हमें लगता है ये जैसे धान का है तो धान का एक पौधा ले लीजिए जिसमें काफ़ी कल्ले लगे हैं और सब स्वस्थ हैं, तो उसमें कोई चीज़ जाके बांध आएंगे, कोई धागा बांध दिया कि इसको अलग करके हम इसका बीज बना लेंगे। तो इसे कहते हैं, छांटने की एक पद्धति होती है, सिलेक्शन मेथड कहते हैं। तो ये ओपन सिलेक्शन मेथड होता है, स्वतंत्रता पूर्वक इस तरह से हम बीजों का अलग करके हम इनको बीज को और इसको संरक्षित कर लें तो आगे भी काम आएगा। लेकिन संरक्षण करने में क्या होता है, कई बार बीज बदलना पड़ता है कुछ सालों में। तो क्या दूसरा माध्यम क्या है कि इसको बांट दिया जाए। तो हम नंबर 1 पर, जैसे एक बार हमें प्रेम सिंह जी ने नर्मदा का गेहूं का बीज दिया। पहले मुझे बंसी गेहूं का बीज मैं बोता था, तो उसकी रोटी क्या होता है कि सबसे पहले आपका अनाज अच्छा है, इसकी स्वीकृति ससुराल से अगर हो जाए तो बहुत आराम मिलता है। तो मैं अपने सास को आटा दिया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा भैया ये कड़ी रोटी बनती है।
तो मैं जान गया कि ये बंसी गेहूं में कुछ मिलावट है। तो मैंने प्रेम सिंह जी से बताया, इन्होंने कहा भैया एक नर्मदा गेहूं आया है, यहीं से गया होगा, हो सकता है क्योंकि उसका नाम नर्मदा है, तो नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश या गुजरात से ही गया होगा। तो उसकी रोटी बहुत बढ़िया बनी। मैंने मदर इन लॉ को दिया, मैंने कहा मम्मी आप इसको खाइए। कहा भैया इसकी रोटी बहुत अच्छी है। तो अब उस गेहूं को क्या हुआ कि अब गेहूं मेरे पास बना रहे और इसकी परंपरा बन जाए, इसके लिए उसे मैंने गांव में कई लोगों को दे दिया। क्या नियम निकाला? तो मैंने कहा कि भैया आप इस बीज को ले जाइए, तो इस बीज के बदले हमें बीज ही दे जाइएगा, थोड़ा ज़्यादा दे दीजिएगा। अगर आपने 10 किलो बीज लिया है तो हमें 15 किलो वापस कर दीजिएगा, तो 5 किलो बीज हम फिर आगे अन्य किसी को दें। तो उसकी परंपरा बनती है। इस बार मेरे गांव में मेरे साथ साथ 10 से अधिक किसानों ने नर्मदा बीज, तो बीजों की परंपरा बन जाती है। तीसरा, हम बीजों का एक्सचेंज कर लें दूर, जैसे किसी दूर गांव में हम दे दें और उनके गांव का बीज अपने, तो इसे कहते हैं मिट्टी बदल जाना। तो दूसरे यहाँ की मिट्टी में अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो सर्वाइवल के लिए बीज भी, यानी अपनी स्थिति को बचाने के लिए बीज भी खूब मेहनत करता है। तो मेहनत करने पर वो बीज और पक्का हो जाता है और उसका उत्पादन बढ़ जाता है। तो विनिमय व्यवस्था से भी हम अपने बीज को बचा सकते हैं और हमें बाजार जाने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा, अपना खाद भी क्या होना चाहिए? अपना होना चाहिए। जैसे वो अंगोछा देते हैं, हाँ पी लेंगे। अपने खाद के लिए तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि खाद को, प्राकृतिक खेती में खाद की ज़रूरत नहीं होती है। प्रकृति तो अपने आप जोत बो लेती है और पेड़ और जंगल कहाँ पर, जंगल में तो अपने आप सब निकल आता है। तो प्रकृति मतलब प्रकृति जो दे दे, ऐसा कई आदिवासियों में चलता था। तो एक फैशन, हम बताते हैं ना, पढ़े लिखे लोगों में फैशन बहुत होता है। तो हमने भी यही सोचा, हमने ये बात अपने मेंटोर के सामने, अपने गुरुओं के सामने रखी कि भाई इस तरह। तो उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं होता, कोई ठोस चीज़ खेत से निकाली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप एक खेत के एक भाग से 10 कुंटल अगर गेहूँ लेते हैं तो गेहूँ मतलब कोई ठोस चीज़ है जो निकलती है। 10 कुंटल गेहूँ निकला। अब जब 10 कुंटल गेहूँ निकला, यानी इसको अगर थोड़ा सा पढ़े लिखे भाषा में कहा जाए तो कार्बन तत्व को हमने मिट्टी से खींच लिया, ले लिया। तो 10 कुंटल अगर गेहूँ निकलेगा तो 10 ही कुंटल, हमने देखा था कि भूसा भी हो जाता है, भूसा भी निकलता है। तो 10 कुंटल भूसा भी निकल आया। अब ब्रेक करना, ठीक है, जल्दी कर लेते हैं इसको। तो 10 कुंटल भूसा और 10 कुंटल गेहूँ, 20 कुंटल हो गया। तो अब 20 कुंटल मिनिमम खेत को वापस देना ही, तो कार्बन चीज ही देंगे, और कार्बन देने का कोई और व्यवस्था नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पशुपालन। पशुओं के बिना और हम कार्बन अपने खेत में देने का कोई तरीका। तो खाद के लिए क्या करना है? पशुपालन करना है। तो खाद हो गया, बीज हो गया। चौथी चीज है सिंचाई। सिंचाई का मतलब हो गया पानी। सिंचाई का मतलब हो गया पानी। तो इस पर बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है, ऐसा बता रहे थे भैया। तो जितना पानी सिंचाई के लिए चाहिए वो अभी तक तो हम धरती से खींच कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों का मानना है कि धरती का पानी अपना पानी नहीं होता है। धरती का पानी धरती के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। हम ज़बरदस्ती जबरिया उसको नीचे से खींचकर अपने खेत में डालते। तो हमारे लिए क्या है? तो वर्षा का पानी है, इसीलिए हमारी खेती वर्षा आधारित खेती मानी जाती थी, और वर्षा काल के पानी को ही संयोजित करके हमें अपनी खेती करनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? अपना तालाब। तो इस पे और बात कर लेंगे। इसी तरह से 5वीं चीज़ क्या है? ऊर्जा। अपना ऊर्जा। तो अपनी ऊर्जा के लिए हमने जो व्यवस्था बनाई है, ये अपना तालाब, तो 3 तालाब हमने बना लिए हैं अपने यहाँ। 3 तालाब हमने बनाया है,
और उस तालाब की चर्चा हम कर लेंगे। और ऊर्जा के लिए दो तरह के ऊर्जाएं कई प्रकार की होती हैं खेत में लगेगी, जैसे आदमी भी लगते हैं, नहीं आदमी भी तो ऊर्जा है, यानी जिसे हम श्रमिक कहते हैं या लेबर कहते हैं, तो श्रम ऊर्जा भी लगती है, उसको भी अपने खेत में हमें रखना है। इसका भी सिद्धांत जो हमने किया है आपके साथ साझा कर लेंगे। दूसरा, ईंधन के रूप में भी ऊर्जा लगती है, इसमें हमने गोबर गैस यहाँ भी देखा है, बायोगैस गोबर गैस की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था कर लेंगे। और तीसरा, जो बिजली लगती है उसके लिए सोलर की व्यवस्था कर लेंगे, जो हमने किया है। तो अभी इतनी बात रख करके इस सत्र को समाप्त किया जाता है। सबको पसीना आ रहा है और पानी पीने का भी मन कर रहा होगा, है ना? ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ, अगर इस बात को गुजराती में अगर समझना तो आप समझेंगे।